गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू समझो इन शॉर्ट्स। आज लेक्चर सेकंड लेके आए हैं हम कंप्यूटर अवेयरनेस का। तो पहले जल्दी जल्दी हम जो कल किया था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसका ओवरव्यू देख लेते हैं क्या क्या किया था कल। कल हमने कंप्यूटर की एक तो हिस्ट्री देखी थी और उसकी जनरेशन्स देखी थी, डेफिनेशन और उसकी वर्किंग्स देखी थी। देन हमने उसके टाइप्स देखे थे, साइज़, पर्पस, मिनी, माइक्रो फ्रेम, मेन फ्रेम एंड ऑल। ठीक है। और उसके बाद हमने कुछ कंपोनेंट्स किए थे। हार्डवेयर कल हो गया था, मदरबोर्ड भी कर लिया था, सीपीयू हो गया था, इनपुट आउटपुट भी हो गए थे। मेमोरी का मैंने आप लोगों को कल बोला था आज करेंगे, तो हार्डवेयर का बस एक वही पार्ट बचा है, मेमोरी एंड स्टोरेज। तो वो आज हम करेंगे। ठीक है। आज के टॉपिक्स ये हैं जो आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। लेक्चर सेकंड वाला है जो, पहले तो हम हार्डवेयर का जो कल का बचा था, मेमोरी एंड स्टोरेज। ये थोड़ा सा यार ट्रिकी है, इतना टफ नहीं कहूँगा मैं इसको, थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से समझेंगे ये तो आराम से समझ आ जाएगा आपको और कभी नहीं भूलोगे। मैं आपको इतने शॉर्ट से बताऊंगा कि आप कभी नहीं भूलोगे। बस ढंग से सुनना और पेन कॉपी लेके बैठना, जहाँ मैं बताऊंगा आपको ये इंपॉर्टेंट है तो वहाँ पे एक बार नोट कर लेना। देन हम सॉफ्टवेयर करेंगे। इसमें कंप्यूटर लैंग्वेजेस जो होती हैं, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, ये सब लैंग्वेजेस के बारे में बताऊंगा। और उसके बाद सॉफ्टवेयर क्या होता है और कितने टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, तो ये सब हम आज डिस्कस करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। ओके। मेमोरी। ठीक। मेमोरी दो टाइप की होती है, दो नहीं एक्चुअली तीन टाइप की होती है। मैंने यहाँ पे दो टाइप की लिखी हुई है। तो थर्ड टाइप की जो आती है वो आती है हमारी कैचे। ठीक है। कैश, जिसको हम कैश मेमोरी बोलते हैं। तो तीन टाइप की मेमोरी होती है, एक प्राइमरी, दूसरी सेकेंडरी और थर्ड वन इज़ कैश मेमोरी। ओके। प्राइमरी मेमोरी हमारी कौन सी होती है, जो टेम्परेरी होती है। ओके। एंड सेकेंडरी मेमोरी क्या कौन सी होती है, जो यूज़र इंटरफेस के लिए ज़रूरी होती है, मतलब फॉर एंड यूज़र होती है, जो हम अपनी मर्ज़ी से वो सिस्टम में डालते हैं या सिस्टम हमें जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उसको हम सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। मेन थिंग, प्राइमरी और सेकेंडरी जो मेमोरी है इनमें डिफरेंस क्या होता है। इन दो में एक मेन डिफरेंस है, अगर हमारे सिस्टम में प्राइमरी मेमोरी नहीं होगी तो हमारा सिस्टम वर्क नहीं करेगा। ठीक है। एंड अगर हमारे सिस्टम में सेकेंडरी मेमोरी नहीं होगी तो हमारा सिस्टम वर्क करेगा। ओके। अगर हमारे में सिस्टम में प्राइमरी मेमोरी नहीं होगी तो हमारा सिस्टम वर्क नहीं करेगा, अगर सेकेंडरी मेमोरी नहीं होगी तो भी हमारा सिस्टम वर्क करेगा। ये चीज़ याद रखना। ओके। अब जो इसका थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को बता देता हूँ कि प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है, सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है। ठीक है। रैम, रोम नाम तो सबने सुना ही होगा और फुल फॉर्म मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको आती ही होगी, फिर भी मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। रोम, रैम से पहले रोम बता देता हूँ क्योंकि रोम समझ आ जाएगा आपको तो रैम आराम से आप समझ जाएंगे। रीड ओनली मेमोरी। ओके। रीड ओनली मेमोरी, ये होता क्या है, ये जो है हमारा रोम, ये होता क्या है, ये जस्ट एक सॉफ्टवेयर है। ओके। सॉफ्टवेयर है जो हेल्प करता है हमारे सिस्टम को ऑन करने के लिए, दैट्स इट। ओके। BIOS, बॉयज सिस्टम सुना है। ओके। बूट स्ट्रैपिंग सुना है, ये वही है। रोम जो होता है हमारे सिस्टम को सिर्फ ऑन करने में काम आता है, दैट्स इट, इसका और कोई काम नहीं है। ठीक है। देन दूसरा आ जाता है हमारे पास रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है ये हमारे सिस्टम की वर्किंग को देखती है। ओके। रैम है वो देखा होगा ना आप लोगों ने कि भाई जो हैवी गेमर्स होते हैं अपने सिस्टम में कि भाई रैम बढ़ा ले यार तो गेम्स चलेगी तुम्हारे सिस्टम में अच्छे से, बढ़िया वाली गेम चलेगी भाई, एक बार रैम बढ़वा ले। तो वो रैम बढ़वा ले की क्या उसका मेन फंडा क्या होता है रैम का, रैम से जो हमारी सिस्टम की वर्किंग है वो स्मूथ हो जाती है। रोम और रैम में आप लोगों को आराम से समझ आ गया होगा डिफरेंस कि रैम का क्या काम है और रोम का क्या काम है। आगे जो इनके और भी टाइप्स हैं
वो मैं आपको आगे डिस्कस कराऊंगा, आगे बताऊंगा क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं ये सब। फिलहाल आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि रैम क्या होता है और रोम क्या होता है। एंड मेन डिफरेंसेस, जो रोम होता है हमारा वो नॉन वॉलेटाइल होता है, ठीक है, नॉन वॉलेटाइल होता है, ये चीज़ याद रखना। एंड ये सिर्फ हमारे सिस्टम को ऑन करने में मदद करता है। रोम जस्ट अ सॉफ्टवेयर है जो बूट स्ट्रैपिंग में काम करता है, हमारे सिस्टम को ऑन करने में मदद करता है, दैट्स इट। रैम जो होता है वो वॉलेटाइल इन नेचर, ओके, ये वॉलेटाइल होता है और हमारे सिस्टम को वर्किंग करने में मदद करता है, ठीक, याद रखना। प्राइमरी मेमोरी हमारी हो गई। एंड देन आ जाते हैं हमारे कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जो होती है ये मोस्ट एक्सपेंसिव मेमोरी बिटवीन दीज थ्री, प्राइमरी सेकेंडरी एंड कैश। तीन टाइप की मेमोरीज होती हैं। सबसे एक्सपेंसिव कौन सी होती है अगर क्वेश्चन में आ जाता है तो वो कौन सी है, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी की स्पेस कितनी होती है, ये तीनों में से सबसे कम होती है। कितनी, 8 KB की मेमोरी होती है ये चीज़ याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है इसमें। 8 KB की ही मेमोरी होती है इसकी, कैश मेमोरी जो होती है 8 KB की होती है। और ये क्लोजेस्ट मेमोरी टू कंप्यूटर होती है, कौन सी, कैश मेमोरी। ये पॉइंट्स नोट्स में लिख लो, ठीक है। कैश मेमोरी जो होती है वो क्लोजेस्ट टू कंप्यूटर होती है और मोस्ट एक्सपेंसिव होती है। इसकी मेमोरी कितनी होती है, 8 KB होती है, किसकी, कैश मेमोरी की, ओके। ये चीज़ें याद रखना, भूलना नहीं है, ओके। देन आ जाते हैं हम अपनी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जो हम अपनी मर्जी से सिस्टम में मेमोरी यूज़ करते हैं हमारे फ़ायदे के लिए, या फिर हमें जो सिस्टम आउटपुट दे रहा है या इन्फॉर्मेशन दे रहा है जो हमें चाहिए, वो सेकेंडरी मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी सिस्टम में ना हो तो भी चलेगा, प्राइमरी मेमोरी मस्ट होती है। प्राइमरी मेमोरी यार सिंपल सा फंडा देखो ना, रोम होगा ही नहीं तो सिस्टम ऑन कैसे होगा। सिस्टम ऑन हो भी गया, रैम होगी नहीं तो वो काम कैसे करेगा, ठीक है। ये जस्ट एक सिंपल सा फंडा है मेमोरी को याद करने का। मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था बहुत इजी है, जस्ट थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ना ये लेक्चर जो मेमोरी का है। बाकी कंप्यूटर में कुछ भी नहीं है, सबसे थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है ये, और कुछ नहीं है, ओके। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कैशे, ओके। ये 3 टाइप की मेमोरीज होती हैं। प्राइमरी हमने कर लिया, कैशे हमने कर लिया। सेकेंडरी मेमोरी मैंने आपको बता दिया 2 टाइप की होती हैं, मैग्नेटिक मेमोरी होती है एक, और वो कौन सी होती है, ऑप्टिकल मेमोरी होती है। CD DVD जो हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, डालते हैं, तो वो जो मेमोरी हमारी इसमें आती है, तो जब तक वो उसमें इंस्टॉल है वो मेमोरी हमारे अंदर रहेगी, उसमें सिस्टम में रहेगी। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है, अगर हमारा सिस्टम ऑन है, लाइट चली जाती है, सिस्टम ऑफ हो जाता है, सेकेंडरी मेमोरी का जो हमारा डेटा होता है वो नहीं उड़ता। जो प्राइमरी मेमोरी में जो हमारा डेटा होता है, जैसे ही लाइट चलेगी, अगर आपने सेव नहीं कर रखा है, अगर आपने उसको सेकेंडरी मेमोरी में सेव नहीं कर रखा है, तो वो डेटा उड़ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, ये डिफरेंस दोनों में याद रखना, ओके। होप सो आप लोगों को ये आराम से समझ आ गया होगा मेमोरी और स्टोरेज का कंसेप्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ठीक है। अब देख लो, जो मैंने आप लोगों को वहाँ पीछे बताया वही पॉइंट्स यहाँ पे इन डिटेल में हैं और उसके ऑब्जेक्टिव हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं दोनों प्राइमरी के और कैश मेमोरी के, जो मैंने बता रखा है वही हैं। एक बार देख लेना ये, ठीक है। अब बार बार रिपीट नहीं करूँगा मैं, क्योंकि ये मैंने आप लोगों को पीछे बता दिया है, ये देख लेना। और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, सम जॉइन शॉर्ट्स, वो भी ज्वाइन कर लें। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, और PDF देख लेना। रिवीजन के लिए PDF मस्ट है। लेक्चर आप अगर एक बार सुनोगे तो 10 दिन बाद भूल जाओगे, PDF होगी तो आराम से PDF खोली, 2 मिनट में रिवीजन मारा, हो गया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। मेमोरी, ठीक है, ये मैंने बोला था आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। प्राइमरी मेमोरी, रैम और रोम, दोनों का मैंने मीनिंग बता दिया था, ठीक है। ये परमानेंट मेमोरी नहीं होती, ओके, ये परमानेंट मेमोरी भी नहीं होती ये भी, ओके। बूट स्ट्रैपिंग मतलब सिस्टम को ऑन करने के लिए होती है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने में मदद करती है, ठीक है। ये इनबिल्ड होता है कंप्यूटर में। अगर ये रोम नहीं होगा तो कंप्यूटर इसी काम करनी, ऑन नहीं होगा तो क्या करना है हमने, ओके। वोलाटाइल मेमोरी, ओके, ये नॉन वोलाटाइल होती है, याद रखना, ठीक है। अगर आप लोगों ने सेकेंडरी स्टोरेज में अपना काम सेव नहीं किया हुआ है, लाइट चली जाती है, तो वो जो आपने जितना भी काम करा है वो उड़ जाएगा। रैम में जितना भी काम करा होगा वो आपका सारा का सारा उड़ जाएगा, अगर आपने उसको सेव नहीं करा होगा सेकेंडरी मेमोरी में, ओके। ये चीज़ याद रखना। देन आ जाते हैं हम लोग रैम की टाइप्स पे। एक होती है SRAM, एक होती है DRAM। स्टैटिक रैम,
डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम जो होती है वो चिप मेमोरी होती है, मतलब रैम की चिप पे ही एक चिप लगी होती है जो स्टैटिक रैम की होती है। ओके, ये ट्रांजिस्टर को यूज़ करते हैं, बहुत फास्ट होता है। क्यों? रैम की चिप के पास में लगी होती है तो ये इसलिए बहुत फास्ट होती है, इसलिए इसको हम स्टैटिक रैम कहते हैं। डायनेमिक जो होती है वो इस चिप से थोड़ा सा, चिप मेमोरी से थोड़ी सी दूर होती है, इस चिप पे नहीं होती। क्यों? ये जो स्टैटिक वाली चिप के ऊपर ही लगी हुई है तो इसलिए वो फास्ट होगी, सिंपल सी बात है। जो चीज़ हमारे पास है तो वो उसको तो हम जल्दी जल्दी वो उसके साथ कनेक्शन कर लेंगे, जो दूर है उससे थोड़ा स्लो कनेक्शन होगा, इसलिए डायनेमिक के थोड़ा सा स्लो कनेक्शन रहता है, बट कनेक्ट रहता है उस पर भी। ये कैपेसिटर यूज़ करता है, डायनेमिक जो होती है वो कैपेसिटर यूज़ करता है, और स्टैटिक जो होती है ट्रांजिस्टर यूज़ करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना, बाकी आपको इसमें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। एस रैम की फुल फॉर्म, डी रैम की फुल फॉर्म, दैट्स इट। ओके, एंड देन हम आ जाते हैं रोम पे। रोम के टाइप कितने होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, पी रोम, ई पी रोम, ई ई पी आर ओ एम रोम। ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इन तीनों की सिर्फ फुल फॉर्म याद रख लेना, बाकी कोई भी कंसेप्ट आपके काम का नहीं है इसमें से। ठीक, ये चीज़ याद रखना, सिर्फ फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन वहाँ पे सिर्फ फुल फॉर्म का आपका बनेगा, इतना डीप वो नहीं जाएंगे। ये चीज़ याद रखना, अगर इन डेप्थ आप घुसते जाओगे तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वो करने से अच्छा है जो मैं यहाँ बता रहा हूँ उतना कर लेना, नोट्स में लिख लेना, दैट्स इट। टाइप्स आपको पता होना चाहिए कितने हैं, 2 इसके हैं, 3 इसके हैं, बस। और पता होना चाहिए कौन कौन से नाम क्या उनका। चलो अगली स्लाइड में देखते हैं। सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी 2 टाइप की होती है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था ये, एक तो मैग्नेटिक और ऑप्टिकल मेमोरीज होती हैं, बैकअप मेमोरी होती है, अगर आपने सेव कर रखा है तो। सेकेंडरी मेमोरी की आपको मैं एक बेसिक सी एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, आप लैपटॉप में मूवी देख रहे हैं, ठीक, मूवी देखते देखते लाइट चली गई। अब क्या होता है? मूवी देखते देखते आपकी लाइट चलेगी। अब लाइट आई, फिर आपने सिस्टम ऑन करा, देखा मूवी तो सिस्टम में पड़ा हुआ है, मूवी तो नहीं हो जा रही ना कहीं पे। मूवी आप देख रहे थे, आधे में ख़त्म हो गई, तो लाइट चलेगी, बंद हो गया, तो मूवी नहीं गई। क्यों? क्योंकि मूवी कहाँ पड़ी है? सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी को हम इसीलिए क्या बोलते हैं? बैकअप मेमोरी। ये चीज़ याद रखना। ओके, ये भी क्या होती है? नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या है? जहाँ पे चीज़ सेव रहे, उड़ती नहीं है। जहाँ से लाइट चली गई, काम जो सेव नहीं हुआ है आपका अगर चला गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वोलाटाइल। अगर जहाँ पे आपने सेव नहीं भी करा है और चीज़ आपकी पड़ी हुई है, सेकेंडरी स्टोरेज में पड़ी हुई है, तो वो किस में आएगा? नॉन वोलाटाइल में। ओके, अब आ जाते हैं थोड़ा सा और डीप, सिक्वेंशियल एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस। सिक्वेंशियल एक्सेस के लिए मुझे थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। आप सबको बचपन, आप सबके बचपन में आप लोगों ने एक कैसेट सिस्टम देखा होगा। ठीक है, कैसेट, आई होप सो सब ने कैसेट वाले ज़माने में थे, जिसमें एक कैसेट में 7 से 8 गाने आते थे। ठीक है, गाना लगाए, वो कैसेट डाली, गाने सुन लिए, वो सिक्वेंशियल एक्सेस होता था। सिक्वेंशियल एक्सेस क्या होता है? मैग्नेटिक टेप्स में क्या था? उसमें एक रील टाइप आती थी। ठीक है, आप उसमें डालोगे, मान लो उसमें 9 गाने हैं, ठीक, आपने डाली, ठीक, पहला गाना चला। अब आप चाहते हो सेकंड, थर्ड, फोर्थ नहीं, सीधा फिफ्थ गाना सुनना है, तो वो आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता था। आप या तो वो कैसेट को निकालोगे, बीच में उंगली डाल के घुमाते रहोगे, रील को घुमाओ घुमाओ घुमाओ, या तो फिर सिस्टम से आपको उसको फास्ट फॉरवर्ड करते रहोगे, तो जाके आपको वो होगा। उससे क्या होता था? टाइम वेस्ट होता था। आजकल की जनरेशन जो है वो काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड हो गई है, उनको चाहिए भाई साहब क्विक। उस समय क्या था? 8 गानों में भी हमारा काम चल जाता था। आजकल 800 गाने होते हैं, वो भी कम पड़ते हैं। ठीक है, अब मान लो कि मैं एक कैसेट बना ही लेता हूँ, उस कैसेट में मैं 500 गाना डालता हूँ। ठीक है, आपका कैसेट डाली, पहला गाना चल गया। अब आपको 300 गाना 300 नंबर पे जो गाना है वो सुनना है। अब आप क्या सुबह बैठोगे, शाम तक घुमाते ही रहोगे रील को? क्या ये घूमे घूमे तो जब तक 300 गाने तक पहुँचेगी तब जाके डाल के सुनोगे। इतना पेशेंस किसके पास है? किसी के पास नहीं होता। ठीक है, तो अब हमारे पास ये सिस्टम ना होके डायरेक्ट एक्सेस हो गया है। ठीक है, और इसमें जैसे मैग्नेटिक डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क जो है, इस ये तो खैर इतनी स्पेस नहीं होती इसमें, बट हार्ड डिस्क आपको पता है, इसमें सब कुछ जो आप चाहो वो सब डल जाता है इसमें। चाहे मूवीज़ रख लो, गाने रख लो, हज़ारों लाखों में आपकी मर्ज़ी। हार्ड डिस्क कितना है आपका, सीडी रोम आ जाती है, पेन ड्राइव्स आ जाती हैं, मेमोरी कार्ड्स आ जाते हैं। तो ये हमारी डायरेक्ट एक्सेस में आती हैं, किसकी? सेकेंडरी मेमोरी की।
ओके, ये एग्जांपल्स हैं, एक बार देख लेना, काम आएंगे आप लोगों के। ठीक है, अब आ जाते हैं मेमोरी या स्टोरेज। मेमोरी स्टोरेज बनती किस चीज़ से, ये आपको अगर पता ही नहीं होगा और आपको पता है मेमोरी रोम क्या है, रैम क्या है, ये इतना होता है, रैम इतनी जीबी होती है, रोम इतना जीबी है, ये इतना जीबी है, भाई उस जीबी को करना क्या आपको पता ही नहीं है, बनी किस चीज़ से। बिट जो होती है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसकी, मेमोरी की, ये चीज़ याद रखना। एक बिट बनाता है बाइनरी डिजिट, ठीक है, एक बाइट बनाती है निब्बल, ये चीज़ याद रखना। एक बिट बनाता है बाइनरी डिजिट, मैंने एक बिट बोल दिया था, 4 बिट्स मिलके बनाती है निब्बल। ये क्वेश्चन आया भी है, इस पे एक बार फोकस करना। 4 बिट्स मिलके क्या बनाती हैं, निब्बल, ये क्वेश्चन आ रखा है। और 2 निब्बल्स मिलके क्या बनाती हैं, बाइट। 2 निब्बल्स बोल लो या फिर 8 बिट्स बोल दो, वो मिलके बनाती हैं बाइट। 1024 बाइट मिलती हैं तो किलोबाइट बनाती हैं। 1024 किलोबाइट मिलती हैं तो मेगाबाइट बनाती हैं। फिर 1000 मेगाबाइट मिलती हैं तो गीगाबाइट बनाती हैं। 1000 गीगाबाइट मिलती हैं तो टेराबाइट बनाती हैं। 1000 टेराबाइट मिलती है तो पेटाबाइट बनाती है। 1000 पेटाबाइट मिलती है तो हेक्साबाइट बनाती है। 1000 हेक्साबाइट मिलती है तो जीटाबाइट बनाती है। ठीक है, ये एक बार नज़र दे देना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको रट्टा मारना ही मारना है, बट नहीं, ये आपको याद होने चाहिए सीक्वेंस में। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में आपको याद होना चाहिए, पहले के बी, एम बी, जी बी, टी बी, पी बी। देखो यार, कहाँ 1940s में कंप्यूटर हमने डेवलप करने शुरू किया, 1941 में। आज क्या अभी कितना हो गया, 70-80 साल ही तो हुए यार। हम कितने फास्ट फॉरवर्ड हो गए, बिट से लेके हम यहाँ कहाँ पहुँच गए, टीबी में तो पहुँच ही गए। अब कोई भी होता है, लैपटॉप ही लेने जाओ या सिस्टम लेने जाओ, आपको एक टीबी वाला तो चाहिए होता है। 256 GB को तो कोई पूछ ही नहीं रहा आजकल। ठीक है ना, टीबी वाले ज़माने में हम पहुंच गए हैं। अब वो वक्त भी दूर नहीं है जब हम ये जीबी में पहुंच जाएंगे, कौन सा वाला, जियो फाइट में। ठीक है, तो ये एक बार देख लेना, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट मेमोरी कौन सी होती है, बिट होती है। और एक बिट क्या बनाती है, बाइनरी डिजिट बनाती है। 4 बिट्स मिलके निब्बल बनाती हैं, ये मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, ये याद रखना, 4 बिट्स मिलके एक निब्बल बनाती हैं। 2 निब्बल मिलके एक बाइट बनाते हैं। और 2 निब्बल्स में कितने बिट्स हो गए, 8 बिट्स हो गए। ठीक है, और एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हार्ड ड्राइव वर्सेस सॉलिड स्टेट ड्राइव, इनमें से कौन सा बेटर है। ठीक है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, गूगल कर लो, चाहे जहाँ से भी पता करो, फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो, ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए आंसर ढूंढ के। इसका आंसर मैं आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में दूंगा, लेक्चर 3 में। ओके, अभी हमारा हार्डवेयर कंप्लीट हो गया। ठीक है, मेमोरी और स्टोरेज वाला कंसेप्ट आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गया है। अगर क्लियर नहीं होता यार तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। और कहीं पे आपको लगता है कि हाँ सर ये इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, यहाँ पे आप थोड़ा सा लैग कर गए या इस चीज़ को आप थोड़ा सा और डीप में समझाओ, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो मैं आपका वो डाउट जो है अगले सेशन में क्लियर कर दिया करूँगा। ओके, अब हम चलते हैं अगले सॉफ्टवेयर पे, कंप्यूटर लैंग्वेज। अब कंप्यूटर लैंग्वेज होती क्या है, जैसे हम लोगों की लैंग्वेज होती है। ठीक है, अभी टोटल कितनी हमारी जो लैंग्वेजेस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, अभी हमारी 22। ठीक है, पॉलिटी का भी रिवाइज करवा दिया तुम लोगों को मैंने। ओके, कितनी 22 लैंग्वेजेस, वैसे ही कंप्यूटर की भी लैंग्वेज होती है। अब हमारी ह्यूमन लैंग्वेज तो कंप्यूटर समझेगा नहीं, जो हम प्रोग्रामिंग करके कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग करके जो कंप्यूटर को बताते हैं और कंप्यूटर जो हमें फिर बताता है, उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज। ठीक है, जिस लैंग्वेज में कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लिखी जाए या फिर प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं, जिस भाषा में और जिस भाषा को कंप्यूटर समझ पाता है, उसको हम कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं। सबसे पहली कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी थी, मशीन लैंग्वेज। ये किस किस का यूज़ होता था मशीन लैंग्वेज में, बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल स्टोरेज। बाइनरी आप लोगों को पता है 0 और 1। हेक्साडेसिमल में अल्फ़ाबेट्स यूज़ होते हैं A to F। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ओके, और
बस यही था। मशीन लैंग्वेज में क्या होता था, बाइनरी और हेक्साडेसिमल लैंग्वेज में ये हमें रिस्पॉन्ड देता था, कंप्यूटर जो था हमें रिस्पॉन्ड करता था, इसमें समझ के फिर हमें रिप्लाई करता था कि भाई साहब आप क्या रिजल्ट चाहते हो, 0 और 1 वाला ही होता था, चाहे जितना भी, मतलब ये इसका तुम समझ लो मशीन लैंग्वेज बड़े काम नहीं कर पाता था, शॉर्ट काम इससे तुम करवा लो। देन उसके बाद हमारे पास आई असेंबली लैंग्वेज। इसको हम लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, क्योंकि जो थर्ड वाली है वो हाई लेवल लैंग्वेज है। तो असेंबली लैंग्वेज को हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। अब इसने क्या करना शुरू कर दिया हमारे लिए, पहले बाइनरी और हेक्साडेसिमल में था, अब इसमें हमने यूज़ करने शुरू कर दिए एब्रीवेशंस और निमोनिक कोड्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हमें अब ऐड करना है कुछ, अब पूरा एडिशन तो लिखेंगे नहीं, कंप्यूटर को ADD एडिशन की शॉर्ट फॉर्म लिख दी, निमोनिक लिख दिया, तो कंप्यूटर समझ जाएगा भाई अब ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, SUB सब्ट्रैक्शन हो गया, तो ये क्या कंप्यूटर समझ जाएगा। तो असेंबली लैंग्वेज में हम यहाँ तक पहुँच गए, ठीक, कि हाँ भाई अब हम एब्रीवेशंस में काम कर सकते हैं, या फिर सिंबॉलिक लैंग्वेज जो है उसमें हम काम करेंगे, मैं निमोनिक कोड होंगे वो कोड डालना है, हमें रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस थी, एडवांटेज क्या था इसका, एक तो ये मशीन लैंग्वेज से इजी थी, ठीक है, और एक तो ये जो था हम इसको यूज़ कर सकते थे आराम से, और मशीन लैंग्वेज से ये ईजी क्यों थी, हम इसके जो निमोनिक से सिर्फ पुट करना है रिजल्ट आ गया, ठीक है। उसमें हमें पहले बाइनरी वाला हेक्साडेसिमल वाला उस लैंग्वेज में डालना है, फिर वो कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा, देन हमें आउटपुट देगा। इसमें ऐसा नहीं था, आपको एब्रीवेशंस डालनी है या फिर निमोनिक डालना है, दैट्स इट, आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या थी, कंप्यूटर लैंग्वेज। एंड थर्ड वन इज़ हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज ने क्या किया, असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज दोनों का काम ख़त्म कर दिया। उसमें क्या था, जो भी काम हो स्पेसिफिक कुछ नहीं था, आपको काम करना है तो उसी से निकलवाना पड़ेगा, चाहे आपका बिजनेस का काम हो, चाहे साइंटिफिक एप्लीकेशन का काम हो, कोई भी काम हो तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, कोई एक था उसी से करना पड़ेगा। अब हायर लेवल लैंग्वेजेस में क्या हो गया कि आपके लिए स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेसिफिक काइंड ऑफ लैंग्वेज बन गई, जिसमें आप अपना स्पेसिफिक काम निकलवा सकते हो। आप बिजनेस एप्लीकेशन पे काम करते हो तो आप कोबोल यूज़ कर लो, इंजीनियरिंग और साइंटिफिक एप्लीकेशन में काम करते हो फोर्ट्रॉन यूज़ कर लो, जनरल पर्पस है C++ जावा यूज़ कर लो, ठीक है। तो ये हमारा किस में आ गया था, हाई लेवल लैंग्वेजेस में, ठीक। और ये इंपॉर्टेंट है, ये आता भी है एग्जाम्स में। बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, कोबोल। इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक एप्लीकेशंस, फोर्ट्रॉन। जनरल पर्पस के लिए C++ और जावा। आई होप सो कंप्यूटर लैंग्वेजेस आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एंड हाँ, कंप्यूटर लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज के टाइम पे क्या होता था, कंप्यूटर समझ नहीं पाता था, तो हमें क्या करना होता था, उसमें एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर चाहिए होता था, ठीक है। तो अब हमें क्या करना था, जैसे हाई लेवल लैंग्वेजेस आ गई, तो उसमें भाई साहब हमें कुछ जो भी हो आ जाके कंप्यूटर काम किस पे करेगा, मशीन लैंग्वेज में, जो उसकी बेसिक लैंग्वेज थी, काम उसने उसी पे करना है, चाहे असेंबली वाला यूज़ कर लो, चाहे हाई लेवल यूज़ कर लो, काम उसने अपना ये मशीन लैंग्वेज वाला ही करना है, बाइनरी सिस्टम वाला ही करना है। इंस्ट्रक्शन आप जो भी दो एग्जीक्यूट, वो आपको जो देगा, रिजल्ट जो आपको देगा वो मशीन लैंग्वेज से ही निकाल के देगा। मेन जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं 3, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ठीक है। और असेंबलर हमारा किस यूज़ आता है, असेंबली लैंग्वेज को वो कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में, फिर मशीन लैंग्वेज जो होती है हमारी रिजल्ट देता है क्विकली। और कंपाइलर जो होता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है एट वंस, जितना भी डेटा होगा एक साथ कर देगा। इंटरप्रेटर क्या करता था, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था लाइन बाय लाइन, ओके। एक बार फिर से बता देता हूँ, असेंबलर हमारा जो था वो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था, ओके। देन कंपाइलर का काम था हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना एट वंस, मतलब एक साथ, जितने 10 पेज का डेटा है तो वो एट वंस कर देता था, कंपाइलर का ये काम होता है। इंटरप्रेटर ट्रांसलेट करता था हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में लाइन बाय लाइन, ओके। लैंग्वेज ट्रांसलेटर हो गया। देन हमारे पास आ जाता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर होता क्या है, ठीक है।
ये होता है कंप्यूटर के प्रोग्राम्स जो हमें डेटा प्रोवाइड करते हैं, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं, जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं व्हाट टू डू, हाउ टू डू, ये कौन करवाता है? सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये सेट ऑफ मशीन रीडेबल इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर को डायरेक्ट करती है स्पेसिफिक ऑपरेशन करने के लिए। ठीक, समझ आ गया? ये मशीन रीडेबल इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं उनका एक सेट होता है जो कंप्यूटर को डायरेक्ट करती हैं या फिर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देती हैं कि भाई साहब ये काम तुमने स्पेसिफिक ऑपरेशन करना है। ठीक है, कोई भी एक टास्क जिसको करने में कंप्यूटर गाइड करता है वो कौन होता है? वो सॉफ्टवेयर भाई साहब होते हैं जो गाइड करते हैं कि भाई साहब ये वाला काम है आपने अभी ये करना है आपने, वो सॉफ्टवेयर बताता है। सॉफ्टवेयर हमारे पास दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो चलते हैं आगे, देखते हैं सॉफ्टवेयर भाई साहब क्या हैं, क्या करेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये हमारे हार्डवेयर की हेल्प लेके हमारे सिस्टम को फंक्शन करने में मदद करते हैं। ठीक है, हार्डवेयर की मदद लेके हमारे सिस्टम को फंक्शन करने में मदद करता है कौन? सॉफ्टवेयर। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का? एफिशिएंसी जो हार्डवेयर की है वो यूटिलाइजेशन जो है उसकी इम्प्रूव करता है, एनहेंस करता है उसको। ठीक है, कंप्यूटर को सिंपल बना देता है हमारे यूज़ के लिए। ठीक है, अगर आपको कोई सिस्टम ये सॉफ्टवेयर नहीं मान लो, ठीक, आपने खोला अपना लैपटॉप, अब आपको पीपीटी बनानी है, अब आपका कोई सॉफ्टवेयर पे सिस्टम ही नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई साहब ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन खोलूंगा तो हमारी पीपीटी बनेगी? ठीक है, वो एक्सेल खोलूंगा वहाँ पे मैं अपनी पीपीटी बना सकता हूँ, एक्सेल शीट्स बना सकता हूँ, जब आपको सॉफ्टवेयर होगा ही नहीं। तो ये सॉफ्टवेयर ही है जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम हमारे की हार्डवेयर की मदद से हमारी हेल्प करता है कि हाँ भाई ये सॉफ्टवेयर जो है एप्लीकेशन कौन सी रन करके किसको मदद करके कौन सा वाला फंक्शन प्रोवाइड करना है, ये हमारा सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। ठीक है, और इसकी एग्जांपल देख लो एक बार। ऑपरेटिंग लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर में आप लोगों को क्लियर कर लूँ, जो हमने अभी लास्ट स्लाइड में ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स किए थे, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये वही हैं। ठीक है, ये टॉपिक हमारा क्लियर। असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर जो था वो ये लैंग्वेज प्रोसेसर ही होते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर ये हम अभी देखेंगे। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर होते हैं, जो हमारे सिस्टम को मेंटेन करते हैं, उनको हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम वो होते हैं जो हमारे सिस्टम में प्री इंस्टॉल्ड होते हैं, जिनके थ्रू हम अपने सिस्टम को चलाते हैं, सिस्टम हमारा काम करता है, सिस्टम को हम बता पाते हैं कि हमें क्या आउटपुट चाहिए, वो हम उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो हमें आउटपुट देता है। जैसे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये विंडोज़, iOS, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर भी देख लो अब हमारा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है। इसके सिवा सिस्टम हमारा किसी काम का नहीं है। ठीक है, इसका एक ही काम है। जैसे आप स्कूल जाते थे, स्कूल में क्या होता था, आपको टाइम टेबल पता होता था, इस टाइम पे मुझे ये करना है, इस टाइम पे इसकी क्लास है, इस टाइम पे इसकी क्लास है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का भी यही काम है। ठीक है, कब मैंने प्रोसेस मैनेजमेंट करना है, कब इंटरप्रेट करना है, कब मेमोरी मैनेजमेंट करनी है, कब फाइल सिस्टम को जो है वहाँ पे काम करना है, कब नेटवर्किंग वाले एरिया में काम करना है, कब मुझे सिक्योरिटी वाले एरिया में काम करना है, तो ये किस काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या, GUI और कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस कोडिंग के लिए यूज़ की जाती है। GUI आप सिस्टम अपना खोलोगे तो ये ग्राफिक यूज़र इंटरफेस होता है, जिसमें आप सामने देखोगे जहाँ पे आपको सारी एप्लीकेशंस दिखेंगी, चाहे आपकी जो विंडोज़ का हो, ये प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हो, म्यूज़िक सिस्टम हो, गैलरी हो, आपका जो भी है वो आपकी GUI ही होती है जो आपको स्टार्ट में दिखता है। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है।
देन आ जाते हैं हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, देख लेना एक बार। डेस्कटॉप और लैपटॉप्स में देख लो। हम स्टार्ट करते हैं यार विंडोज़ से। सबसे पहली विंडोज़ 1 आई थी 1985 में। विंडोज़ 3.1 आई थी 1992 में। देन विंडोज़ 95 आई थी 1995 में। विंडोज़ एक्सपी आई थी 2001 में। ठीक है। विंडोज़ विस्टा 2006, विंडोज़ 7 2009, विंडोज़ 8 2012, विंडोज़ 10 2015 जो अभी चल रही है। ठीक है। तो ये पूरी विंडोज़ की मैंने आप लोगों को एक बार डिटेल में बता दिया है, ये याद रखना। ओके। सबसे ज़रूरी होता है एक लाइनक्स, मैक ओएस। ठीक है। बाकी सब आप याद ना भी रखो तो ठीक है। ये होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर लैपटॉप और डेस्कटॉप्स के। ठीक है। अब मोबाइल फ़ोन्स के देख लो। एंड्रॉयड, पूरी दुनिया में 68% लोग जो हैं वो एंड्रॉयड यूज़र हैं, एंड 30% जो हैं वो iOS यूज़र हैं। ठीक है। विंडोज़ फ़ोन यूज़र कितने हैं? 0.15। रिम यूज़र कितने हैं? 0.11%। बाकी आप लोग देख सकते हैं। तो ये क्या होते हैं? हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, एक बार ये देख लेना। और इसकी जो पीपीटी है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल लूँगा, वो एक बार डाउनलोड करके आप वहाँ से भी रिवाइज कर सकते हैं इनका। ठीक। अब आ जाते हैं हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सिर्फ डेवलपर ही दे सकते हैं, आप कहीं बाहर से नहीं ले सकते। कहीं बाहर से लोगे तो भी ठीक है, बट डेवलपर जब आपको सिस्टम देते हैं तो वो सिस्टम के साथ आपको ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर देते हैं, क्योंकि उनको पता है हमारी जो आप सिस्टम लेके जा रहे हो, लैपटॉप या फिर कंप्यूटर सिस्टम जो उनसे ले रहे हो, उनको पता है भाई साहब मेंटेनेंस भी तो करनी है, तो वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल करके आपको देते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मेन काम क्या होता है? कुछ भी नहीं, मेंटेनेंस ऑफ द कंप्यूटर, ये इसका मेजर काम होता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहीं पे भी आपको दिखे तो समझ लेना जो भी मेंटेनेंस के काम आए वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ठीक है। डिलीटिंग डेटा ये कोई और थोड़ी ना दे सकता है आपको, वही देगा। यूज़र अकाउंट्स एंड सिक्योरिटी कौन देगा? डेवलपर ही देंगे। एंटीवायरस जो होते हैं, अवास्ट हो गया, मैकफ्री हो गया, ठीक है ना, ये सब क्या है? हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। हाँ। अब देख लेते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये तो आप सबको पता ही होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। एंड यूज़र प्रोग्राम्स, ठीक है, जो काम करते हैं यूज़र्स के अकॉर्डिंग, जो स्पेसिफिक काम किया जाता है, जिनके थ्रू हम अपना काम निकलवाते हैं, उनको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सबसे कॉमन व्हाट्सएप, ठीक है, यूट्यूब, अभी वही यूज़ कर रहे हैं आप अपना कम, आप चाह रहे हैं कि हम मेरे को ये मदद करे तो ही आपकी मदद कर रहा है, इसीलिए इसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। दे डू रियल वर्क्स फॉर यूज़र्स। ठीक है। एंड CNN न्यूज़ चैनल, ट्विटर, स्काइप, ये सब क्या है? और लिंक्डइन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये क्या है? जनरल पर्पस, जो कोई भी यूज़ कर सकता है। फिर आते हैं स्पेसिफिक पर्पस, जो सिर्फ कोई स्पेसिफिक टास्क ही परफॉर्म करते हैं, उस परफॉर्म करने के लिए ही वो एप्लीकेशंस बनाई जाती हैं। उन एप्लीकेशंस को क्या कहा जाता है? स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है। वो डिज़ाइन ही इसी के लिए की जाती है, पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को वो फुलफिल करेगा। अब जैसे देख लो आप, ये कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट, मान लो फॉर एग्जांपल आप लोग CA हो, ठीक है, अपना आपका ये आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए भाई साहब। अब आपको ये इनकम टैक्स वगैरह का काम करना है, सारा कुछ जितना भी है आपको ऑडिटिंग वगैरह करनी है, तो आप कैसे करेंगे? तो स्पेसिफिक एप्लीकेशंस जो आपकी CA वालों के लिए बना हुआ है, आप बोलोगे भाई साहब हमें ये एप्लीकेशन चाहिए, प्रॉपर काम करना है हमें, तो वो आपके लिए एक स्पेसिफिक ऐप बनाएंगे जो सिर्फ ऑडिटिंग के लिए ही काम करेगा, ना कि आप वहाँ मैसेज भी कर सकते हैं, वहाँ सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसको हम स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ओके। तो देख लेते हैं आज हमने क्या क्या करा। हार्डवेयर मेमोरी कंप्लीट हो गया हमारा, हार्डवेयर भी। सॉफ्टवेयर में हमने आज देख लिया कंप्यूटर लैंग्वेजेस, ठीक, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। ओके। डेफिनेशन और टाइप हो गया, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जनरल पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन एक मैं पूछूंगा आप सबसे, मुझे आंसर दीजिएगा। ठीक है। व्हाट्सएप जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? ये कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है। और हाँ, जो
फर्स्ट 2 कमेंट्स आएंगी इस आंसर की, उनका मैं नेक्स्ट सेशन में उनका नाम लूँगा कि किस किस ने इसका आंसर पहले 2 बंदों ने दिया है, तो उनका मैं नाम भी लूँगा। ओके, चलो अब थोड़ा सा इस सेशन के रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। ओके, हाँ भाई, पिक द ऑड वन आउट। क्वेश्चन 1, पिक द ऑड वन आउट। CD, DVD, फ्लॉपी डिस्क, SD डिस्क, बायोस। बायोस तो सामने सामने दिख रहा भाई साहब, आप तो बूट स्ट्रैपिंग के हो, बाकी सब तो ठीक है, डिवाइस बाकी सब तो ठीक है, बट आप तो थोड़ा सा ऑड लग रही हो। ठीक है, हो गया। विच ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय रैम। ठीक, समझ आया ना। रीड करता है, राइट करता है, तो अब भाई साहब दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते ना। डिपेंड्स ऑन कंप्यूटर, ठीक है, तो भाई साहब सिंपल सा लग रहा है सी। ओके, पहले का डी, दूसरे का सी। विच अमंग द फॉलोइंग इज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग इज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। डायोड, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं आज, कुछ पढ़ी थी कोई नहीं ना, तो भूल जाओ। सेमीकंडक्टर, नो। रैम, ये प्राइमरी यार पढ़ा था, रैम रोम, ठीक है, तो क्या बचा, हार्ड डिस्क, दैट्स इट। क्वेश्चन 4, स्टोरेज विच स्टोर्स और रिटेन्स डाटा आफ्टर पावर ऑफ इज कॉल्ड। ठीक है, जो स्टोरेज स्टोर रहे, रिटेन कर ले डाटा को पावर ऑफ करने के बाद भी, उसको हम क्या बोलते हैं। सीक्वेंशियल स्टोरेज, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज, वोलाटाइल स्टोरेज, नहीं, नॉन वोलाटाइल स्टोरेज, बी। मैंने बताया था ना, नॉन वोलाटाइल स्टोरेज वो होती है जब आपकी लाइट चली भी जाए और आपका जो डेटा है नहीं उड़ेगा, उसको हम नॉन वोलाटाइल बोलते हैं। वोलाटाइल वो होती है जब आपकी लाइट चलेगी, आप सिस्टम पे कुछ सेव नहीं करा है, तो वो उड़ जाता है जब आप सिस्टम दोबारा ऑन करेंगे। ओके, क्वेश्चन 5, अ परमानेंट मेमोरी विच होल्ड्स द डेटा and instruction for start up the computer and does not erase data after power off। बताओ भाई, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, CPU, RAM, ROM। A permanent memory which holds the data and instructions for start up the computer and does not erase data after power off। आया समझ, रोम बताया था यार, कहाँ ध्यान आप सबका। ठीक है, मैग्नेटिक टेप इज नॉट practical for applications where data must be quickly recalled because tape is read only medium। okay, what is the difference between mnemonic codes and machine codes। there is no difference, ऐसा तो हो नहीं सकता, कुछ तो डिफरेंस होगा, है ना। ठीक, मशीन कोड्स आर इन बाइनरी, बिल्कुल सही बोले भाई साहब। न्यूमेरिक कोड्स आर इन शॉर्ट हैंड इंग्लिश, ठीक है, बी। विच लैंग्वेज वॉज स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक एप्लीकेशंस। बताओ सर, बताओ बताओ बताओ। ठीक है, कोबोल मैंने क्या बताया था आप लोगों को, किसके लिए यूज होती थी, बताओ बताओ बताओ, जल्दी करो। बिजनेस। जावा जनरल, C++ जनरल, क्या बचा, फोर्ट्रॉन, आंसर डी। ओके, क्वेश्चन 9, विच यूजर इंटरफेस इज फॉर्म ऑफ यूजर इंटरफेस दैट अलाउज यूजर टू इंटरेक्ट विद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थ्रू ग्राफिकल आइकन्स एंड विजुअल इंडिकेटर्स। सिंपल है यार, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये तो बाकी देखने ही नहीं थे। कमांड लाइन इंटरफेस तो मैंने पढ़ाया ही नहीं, तो ए भी कहाँ से हो जाएगा, नन ऑफ दीज तो है ही नहीं। ठीक है, बी आ गया आंसर। तो दैट्स इट फॉर टुडे। होप आप सबको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करना, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि डिसलाइक क्यों कर रहे हो, कौन सा पोर्शन आपको पसंद नहीं आया, तो हम उस पोर्शन को नेक्स्ट सेशन में इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे और जितना हो सकेगा आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाएंगे। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर टुडे, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।